Hello dear friends, let us start with chapter number 11, set of carry forward. देखो होता क्या है, आपके कुछ कुछ हेड के अंदर लॉस हो सकता है, सामने दूसरे हेड के अंदर प्रॉफिट हो सकता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपका जो लॉस है उसे आप ही के हेड की दूसरी इनकम के सामने माइनस करोगे। फिर अगर फिर भी लॉस बच गया तो दूसरे हेड के सामने माइनस कर सकते हो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन। अगर फिर भी लॉस बच गया तो आने वाले सालों के लिए आप उसे लेके जाओगे ताकि दूसरे साल की इनकम के सामने माइनस कर सको, दैट इज कैरी फॉरवर्ड। और फिर नेक्स्ट ईयर जनरली आप उस लॉस को उसी हेड की इनकम के सामने माइनस कर पाओगे, नॉट अगेंस्ट अदर हेड। सो फर्स्ट इंट्रा हेड एडजस्टमेंट होता है उसी हेड के अंदर, फिर दूसरे हेड के सामने ये लॉस माइनस होता है इंटर हेड, और उसके बाद कैरी फॉरवर्ड होता है, पर कैरी फॉरवर्ड होने के बाद उसी हेड के सामने माइनस हो पाता है जनरली। सो लेट अस अंडरस्टैंड कौन सा लॉस कौन से हेड के सामने माइनस होगा। सबसे पहला तो लॉस फ्रॉम सैलरी हो ही नहीं सकता, आप कहीं पे काम करने के लिए जा रहे हो और आप ही सैलरी पे कर रहे हो, ऐसा तो थोड़ी होगा। सो लॉस फ्रॉम सैलरी कैन नेवर बी पॉसिबल। देन लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी की ही दूसरी कोई इनकम के सामने माइनस होगा। अगर फिर भी तुम्हारा लॉस बच गया तो तुम दूसरे किसी भी लॉस के सामने इनकम के सामने माइनस कर सकते हो, इंक्लूडिंग सैलरी, सैलरी के सामने भी माइनस कर सकते हो, पर दूसरे हेड के सामने माइनस करने का मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख रुपया। देखो अपने ही हेड के अंदर जब सेट ऑफ कर रहे थे तब कोई लिमिट नहीं थी, जब दूसरे हेड के सामने सेट ऑफ करोगे मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का ही लॉस सेट ऑफ कर पाओगे। बाकी का लॉस तुम्हें कंपलसरी कैरी फॉरवर्ड करके ले जाना पड़े। कितने सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा? 8 सालों के लिए। 8 years विल स्टार्ट आफ्टर द ईयर ऑफ लॉस, और उसके बाद वो सिर्फ किसके सामने माइनस हो पाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के सामने। मान लो मेरा कोई एसओपी है, सामने दूसरी एलओपी है, तो पहले एसओपी का लॉस एलओपी की इनकम के सामने माइनस करो, बाकी का लॉस दूसरे हेड के सामने मैक्सिमम अप टू 2 लाख। फिर भी अगर रह गया तो 8 सालों के लिए लेके जाओ, पर एक बार कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा उसके बाद सिर्फ किसके सामने माइनस होगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के सामने। फिर आता है पीजीबीपी। अभी पीजीबीपी को उन्होंने 5 हिस्सों में अलग अलग तरीके से डिवाइड किया हुआ है। जो सबसे पहला लॉस है पीजीबीपी का, इट इज फ्रॉम नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस। नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस जो नॉर्मल बिजनेस होता है, ऐसा लॉस तुम पीजीबीपी की कोई भी इनकम, चाहे स्पेक्युलेटिव नेचर की है, नॉन स्पेक्युलेटिव नेचर की है, 35 एडी के अंदर स्पेसिफाइड बिजनेस है, ये किसी भी इनकम के सामने ये लॉस माइनस कर पाओगे। अगर फिर भी तुम्हारा लॉस बच गया तो इसे दूसरे किसी भी हेड के सामने माइनस कर पाओगे। हाउएवर सैलरी के सामने बिजनेस लॉस माइनस नहीं हो पाएगा। अगर फिर भी ये बिजनेस लॉस बच गया तो 8 सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, पर कैरी फॉरवर्ड होने के बाद सिर्फ किसके सामने माइनस होगा? पीजीबीपी की इनकम के सामने। इट मे बी नॉन स्पेक्युलेटिव, इट मे बी स्पेक्युलेटिव, इट मे बी 35 एडी। याद रखो यहां पे जब दूसरे हेड के सामने माइनस करते हो तब कोई लिमिट नहीं है। फिर मान लो तुम्हारे पास लॉस है रिगार्डिंग अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, अनएब्सॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च, अनएब्सॉर्ब फैमिली प्लानिंग। ऐसा एक्सपेंस तुम पीजीबीपी की कोई भी इनकम के सामने माइनस कर पाओगे। फिर भी अगर ये लॉस बच गया तो दूसरे किसी भी हेड के सामने माइनस होगा, पर ये लॉस भी सैलरी के सामने माइनस नहीं हो पाएगा। फिर भी अगर ये लॉस बच गया तो ये तो एक बहुत ही खास किस्म का लॉस है, इसकी कोई उम्र नहीं है, ये इनफाइनाइट पीरियड के लिए तुम लेके जा सकते हो, नो लिमिट ऑफ लाइफ। पर एक बार कैरी फॉरवर्ड हो गया उसके बाद सिर्फ किसके सामने माइनस कर पाओगे? उसके बाद सिर्फ माइनस कर पाओगे, उसके बाद किसी भी हेड के सामने माइनस कर पाओगे, सैलरी के सामने माइनस नहीं कर पाओगे। सी दूसरे सारे जो लॉसेस थे वो सिर्फ उसी हेड के सामने माइनस होते हैं आफ्टर कैरी फॉरवर्ड। ये स्पेशल लॉस है, ये सिर्फ किसी भी हेड के सामने माइनस होगा एक्सेप्ट सैलरी। देन पीजीबीपी का लॉस है पर स्पेक्युलेटिव नेचर का बिजनेस है। नेचर का बिजनेस क्या है? स्पेक्युलेटिव। ऐसा लॉस तुम सिर्फ स्पेक्युलेटिव नेचर की इनकम के सामने ही माइनस कर पाओगे, दूसरे किसी हेड के सामने भी माइनस नहीं कर पाओगे। फिर भी अगर ये लॉस बच गया तो सिर्फ 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, एंड इन बिटवीन वो सिर्फ स्पेक्युलेटिव नेचर की इनकम के सामने ही सेट ऑफ हो पाएगा। सो व्हाट कंक्लूजन आई कैन हैव? कोई नॉन स्पेक्युलेटिव लॉस जो है वो स्पेक्युलेटिव इनकम के सामने जरूर माइनस हो पाएगा, पर स्पेक्युलेटिव नेचर का लॉस नॉन स्पेक्युलेटिव इनकम के सामने माइनस नहीं हो पाएगा। फिर मान लो तुम्हारी इनकम लॉस है फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। रेस हॉर्सेस को ओन करते हो, मेंटेन करते हो, उसमें लॉस हो गया। ये भी गंदे तरीके का लॉस है जो सिर्फ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस की इनकम के सामने माइनस होगा, दूसरे किसी भी हेड के सामने माइनस नहीं होगा।
फिर भी अगर ये लॉस बच गया तो सिर्फ 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा और उसके बाद सिर्फ किसके सामने माइनस होगा, इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज के सामने। फिर अगर मान लो स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस हो गया, लॉस ऑफ सेक्शन 35 एडी, पीजीबीपी में हमने पढ़ा था, ये लॉस तुम सिर्फ दूसरे स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम के सामने ही माइनस कर पाओगे। अगर फिर भी ये लॉस बच गया तो किसी दूसरे हेड के सामने माइनस नहीं कर पाओगे, इसे सीधा कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाओ, पर ये इनफाइनाइट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा विदाउट एनी लिमिट, और कैरी फॉरवर्ड होने के बाद भी किसके सामने सेट ऑफ होगा, सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के सामने। तो मैं ये बोल सकता है कि कोई भी नॉर्मल नॉन स्पेक्युलेटिव लॉस स्पेसिफाइड इनकम के सामने माइनस हो सकता है, पर स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस नॉन स्पेक्युलेटिव इनकम के सामने माइनस नहीं हो सकता। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सबसे पहले माइनस होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के सामने, फिर भी अगर बच गया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने, फिर भी अगर बच गया तो दूसरे हेड के सामने माइनस नहीं हो सकता, उसे तुम्हें सीधा कैरी फॉरवर्ड करके ले जाना पड़े, पर कैरी फॉरवर्ड करने के बाद भी सिर्फ किसके सामने माइनस होगा, या तो शॉर्ट टर्म गेन के सामने या तो लॉन्ग टर्म गेन के सामने। पर अगर तुम्हारे पास है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, इगोइस्टिक लॉस, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म गेन के सामने माइनस होगा, शॉर्ट टर्म गेन के सामने माइनस नहीं होगा। अगर फिर भी ये लॉस बच गया तो सीधा कैरी फॉरवर्ड करो 8 सालों के लिए और सिर्फ माइनस होगा एलटीसीजी के सामने। सो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म गेन के सामने माइनस हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म गेन के सामने माइनस नहीं हो सकता। मैं एक दूसरी चीज बोल सकता हूं, बिजनेस लॉस कैपिटल गेन के सामने माइनस हो सकता है, पर कैपिटल लॉस बिजनेस गेन के सामने माइनस नहीं हो सकता। नेक्स्ट, लॉस फ्रॉम आईएफओएस, अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का लॉस हुआ, इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, देन इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड इंक्लूडिंग सैलरी विदाउट एनी लिमिट। पर अगर फिर भी ये लॉस बच गया तो वहीं पे उसे भूल जाओ, उसे तुम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, वहीं पे भूल जाने का। अगर तुम्हारी कोई भी कैजुअल इनकम है, कार्ड गेम, अदर गेम, बैटिंग, गैम्बलिंग, उसमें लॉस हो गया, तो ऐसे लॉसेस को तुम दूसरी इनकम के सामने सेट ऑफ भी नहीं कर सकते। फॉरगेट अबाउट कैरी फॉरवर्ड, इसे कंप्लीटली इग्नोर करो। मेरी गैम्बलिंग का लॉस है, बैटिंग की इनकम है, इसको भी सेट ऑफ नहीं कर सकता, इग्नोर ही करने का। और एक दूसरी चीज याद रखो, अगर दूसरा कोई लॉस है तो उसे कैजुअल इनकम के सामने माइनस नहीं कर सकते। तो आई कैन से कि कैजुअल इनकम का लॉस दूसरी इनकम के सामने माइनस नहीं हो पाएगा, और दूसरी इनकम का जो लॉस आता है वो कैजुअल इनकम के सामने माइनस नहीं हो पाएगा। मैं ऐसा बोल सकता है कि एक ऐसा लॉस है जिसको सेट ऑफ करने की लिमिट है हाउस प्रॉपर्टी लॉस, मैक्सिमम अप टू 2 लाख। दो ऐसे लॉसेस है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, जिसकी कोई लाइफ नहीं है, इनफाइनाइट आगे बढ़ सकता है, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एंड 35 एडी का लॉस। एक ऐसा लॉस है जो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता एंड दैट इज आईएफओएस लॉस। एक ऐसा लॉस है जो सेट ऑफ भी नहीं हो सकता, दैट इज कैजुअल इनकम का लॉस। फिर दूसरे कंक्लूजन क्या निकाल सकता हूं, नॉन स्पेक्युलेटिव लॉस स्पेक्युलेटिव इनकम के सामने माइनस हो सकता है, पर स्पेक्युलेटिव लॉस नॉन स्पेक्युलेटिव के सामने माइनस नहीं हो सकता। नॉन स्पेक्युलेटिव लॉस 35 एडी की इनकम के सामने माइनस हो सकता है, पर 35 एडी का लॉस दूसरी इनकम के सामने माइनस नहीं हो सकता। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म गेन के सामने माइनस हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म लॉस शॉर्ट टर्म गेन के सामने माइनस नहीं हो सकता। करंट ईयर का बिजनेस लॉस कैपिटल गेन की इनकम के सामने माइनस हो सकता है, पर कैपिटल लॉस बिजनेस के सामने माइनस नहीं हो पाएगा। फिर अगर मान लो इस साल तुम्हारी बिजनेस की इनकम है तो उसके सामने पहले तो करंट ईयर का डेप्री माइनस करने का, उसके बाद ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस माइनस करने का, फिर भी अगर प्रॉफिट बच गया तो अनएब्सॉर्ब डेप्री माइनस करो, फिर अनएब्सॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च, फिर अनएब्सॉर्ब फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर। उसके बाद सेक्शन 80, ये जुलाई 21 की एग्जाम में 4 मार्क में आया हुआ थियरी क्वेश्चन है। सी मान लो अगर मेरे पास करंट ईयर में लॉस है, सेट ऑफ करने के बाद भी बच गया, तो मैं क्या करता हूं, उसे कैरी फॉरवर्ड करता हूं। पर अगर मैंने अपना रिटर्न ऑफ इनकम 139 सबसेक्शन 1 की ड्यू डेट के बाद फाइल किया, तो मैं ये सारे लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता, उसे यहीं पे मुझे भूल जाना पड़े अगर रिटर्न लेट फाइल किया तो। पर फिर भी दो ऐसे लॉसेस है जो रिटर्न लेट फाइल करने के बावजूद तुम कैरी फॉरवर्ड करके ले जा सकते हो। पहला हाउस प्रॉपर्टी लॉस, दूसरा अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। ये दो लॉस तुम अपने ड्यू डेट के बाद भी अगर रिटर्न फाइल करो तो भी चिंता नहीं है, कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। फिर अगर कोई एग्जम्प्ट सोर्स से तुम्हें इनकम मिल रही है तो बट नेचुरली वो इनकम क्या है, एग्जम्प्ट है।
पर अगर ऐसे एग्जम्प्ट सोर्स से तुम्हें लॉसेस हो रहे तो वो लॉस तुम अपनी दूसरी टैक्सेबल इनकम के सामने माइनस नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चरल ऑपरेशन करने के बाद उसमें से लॉस हुआ तो ये लॉस भी एग्जम्प्ट होता है, उसको दूसरी टैक्सेबल इनकम के सामने माइनस करना नहीं। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस होता है वो मैंने बोला यू कैन सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर हेड इंक्लूडिंग सैलरी मैक्सिमम अप टू ₹2 लाख। पर अगर तुम फॉलो कर रहे हो सेक्शन 115 BAC तो हाउस प्रॉपर्टी लॉस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के सामने तो माइनस होगा पर दूसरे हेड के सामने माइनस नहीं होगा, फिर सीधा उसे कैरी फॉरवर्ड करके ले जाना पड़े। तो अगर तुम 115 BAC फॉलो करते हो तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हेड के सामने माइनस नहीं हो पाएगा। लास्ट पॉइंट, बुक प्रॉफिट। ये जो MCQ है, अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट रिव्यू, इट वाज आस्क्ड इन July 21 एग्जाम फॉर 2 मार्क्स। इवन इन द प्रायर अटेम्प्ट ऑल्सो वन टाइम इट वाज आस्क्ड। तो ये 2 बार उन्होंने पूछा हुआ है। सी, जब मैंने PGBP चैप्टर करवाया तब मैंने कंसेप्ट कराया था पार्टनरशिप का रेम्यूनरेशन। मैंने बोला था कि पार्टनरशिप फर्म चाहे उतना रेम्यूनरेशन पे नहीं कर सकती, इट हैज टू बी अप टू सर्टेन लिमिट, और वो लिमिट डिपेंडेंट होती है बुक प्रॉफिट पे। अगर बुक प्रॉफिट है अप टू ₹3 लाख तो 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट और 1,50,000 विच एवर इज हायर उतना रेम्यूनरेशन तुम पे कर सकते हो। 3 लाख के ऊपर के बुक प्रॉफिट का 60% पे कर सकते हो। एंड हाउ टू फाइंड आउट बुक प्रॉफिट? इट इज नॉर्मली योर PGBP इनकम। वो तुम्हारी PGBP इनकम है बिफोर डिडक्टिंग रेम्यूनरेशन। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, नेट प्रॉफिट एज पर P&L प्लस और माइनस एवरी एडजस्टमेंट ऑफ PGBP प्लस रेम्यूनरेशन इफ इट इज डेबिटेड टू P&L। और मैंने एक नोट लिखवाई थी PGBP चैप्टर में कि अगर ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस है तो बुक प्रॉफिट ढूंढते वक्त वो माइनस मत करना क्योंकि वो PGBP का हिस्सा नहीं है, पर अनएब्सॉर्ब्ड डेप्री जरूर से माइनस करना। पर प्रॉब्लम क्या होता है, जब मैं अपनी नॉर्मल इनकम गिनता है तब पहले ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस माइनस करना पड़ता है और फिर बाकी बचे हुए प्रॉफिट के लिए अनएब्सॉर्ब्ड डेप्री माइनस होता है। एक एग्जांपल है, मान लो नेट प्रॉफिट है 2,70,000, बिजनेस लॉस है 2 लाख एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्री है 1,20,000। अब जब मैं बुक प्रॉफिट गिनेगा तो क्या नहीं से सिर्फ अनएब्सॉर्ब्ड डेप्री माइनस कर पाऊंगा, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस माइनस नहीं कर पाऊंगा। अरे पर कितना अनएब्सॉर्ब्ड डेप्री माइनस कर पाऊंगा, ये देखने के लिए मुझे ये पूछना पड़ता है अपने आप को कि मेरे पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल रहेगा टू डिडक्ट अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। तो अगर मैं ऐसा सोचूं कि मैं अपनी नॉर्मल इनकम गिन रहा हूं तो 2,70,000 में से पहले मैं क्या माइनस करूंगा, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस 2 लाख रुपए का। तो कितना प्रॉफिट अवेलेबल रहेगा टू डिडक्ट अनएब्सॉर्ब्ड डेप्री, 70,000। यानी ड्यूरिंग द ईयर मैं अनएब्सॉर्ब्ड डेप्री कितना यूज कर पाऊंगा, सिर्फ 70,000। तो व्हाट विल बी माय बुक प्रॉफिट, 2,70,000 माइनस 70,000 यानी कि 2 लाख रुपया, ये मेरा बुक प्रॉफिट है। अब इसका 90% तुम लोग मैक्सिमम रेम्यूनरेशन दे सकते हो विच इज 1,80,000, ये तुम रेम्यूनरेशन दे सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, yes or no? Practically almost 100% provisions I have covered from the chapter set of carry forward. Thank you so much.